ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 50% ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े दिल्लीच्या सीमेवरती गेल्या 3 महिन्यापासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनामध्ये सावित्रीप्रमाणे शिक्षणाचा वसा घेऊन तिथल्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिकवण्याचं काम अमनदीप करत आहे। अमनदीप माझ्या सोबत आहे। अमनदीप जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए आप पढ़ा रही है। अपना जो पूरा काम है वो छोड़ के आप इस तरह से एक काम हाथ में लिया है, तो वो लाजवाब है। वाकई तारीफ के लिए आप हकदार है। लेकिन क्या दिक्कतें आ रही है, क्या किस तरह की आपकी पढ़ाई चल रही है वहां पे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने अपने दर्शकों को बताया कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ के जो लोकल मजदूर हैं, आसपास की बस्तियों वाले, उनके बच्चों की हम पढ़ाई करवा रहे हैं। हम उनकी 12 बजे से 3 बजे तक क्लास ले रहे हैं रोज-रोज। इसके लिए हमारा ये मानना है कि जैसे हम इस पूरी जो हमारा नेशनल हाईवे है, उस पे हम पिछले 3 महीनों से बैठे हैं। हम ये हमारे लिए भी कोई ईज़ी बात नहीं है, यहाँ पे बैठे रहना, सड़कों पे जीवन को व्यतीत करना, और हम जानते हैं कि इससे लोगों को भी बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे लिए ये हमारा आखिरी हथियार है। हम सरकार को अपनी बात बताने के लिए पहले 2 महीने पंजाब के अलग-अलग लोकेशंस पे हमने प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसका ना तो नेशनल मीडिया पे, ना सरकार पे कोई असर हुआ। तो हमें ये आखिरी हथियार के तौर पे यहाँ पे आके बैठना पड़ा। हम ये मानते हैं कि लोग बहुत परेशानियाँ हमारी वजह से झेल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाएँ। वो बच्चे जो हमारे साथ पिछले 2-3 महीनों से आके खा रहे हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले साल के कोरोना की वजह से उनके स्कूल्स बंद हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल दोबारा रीएडमिशन करवा ही नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम उन बच्चों को रोज़-रोज़ पढ़ा रहे हैं, चाहे वो लिखने के ज़रिए हो, पढ़ाने के ज़रिए हो, पोएम के ज़रिए हो, चाहे खेल-खेल के ज़रिए हो, लेकिन हम उनके साथ वाह-वास्ता कर रहे हैं। इससे हमारा ये मानना है कि जैसे पिछले दिनों 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, ये दिखाने के लिए कि हम लोकल लोग हैं और हम आपसे बहुत परेशान हैं, आप यहाँ से चले जाइए। तो ये जो बच्चे हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो असली लोकल लोग हैं यहाँ पे, उनके तो बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनके पेरेंट्स भी हमें मिलने आते हैं। तो इसमें ये ज़ाहिर हो गया है कि असल में लोकल्स कौन हैं, और वो जो प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारा विरोध करने के लिए आए थे, वो कौन हैं। लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम यहाँ के लोगों के साथ अच्छी यादें छोड़ के जाएँ, उनके बच्चों को कुछ सिखा के जाएँ। यही हमारा मकसद है, और हमारा अच्छे दिन अच्छी तरह से टाइम भी व्यतीत हो जाता है इस तरह से। अमन जी, वैसे देखा जाए तो आप इन बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन दर्शकों को ये बताइए कि आप कितनी पढ़ी लिखी है, आपके क्या एजुकेशन हुआ है? जी, मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इन पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंडर मेरा कॉलेज है, गवर्नमेंट बरजिंदरा कॉलेज फरीदकोट। वहाँ से अभी मेरा एमए पूरा हुआ है, और इसके बाद मैं 2 बार यूजीसी नेट क्लियर कर चुकी हूँ। तो इस साल जो मैं है पीएचडी में अपना एडमिशन लेने जा रही थी, पीएचडी मेरा शुरू होने वाला था। लेकिन ये साल मैंने आंदोलन को दे दिया है। ये साल हमारे हमारे संघर्ष को समर्पित हो गया है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ाई सिर्फ करियर बनाने के लिए या नौकरी करने के लिए नहीं होती है। अगर आपकी उस पढ़ाई का समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो बेमायने हो जाती है। इसलिए हम ये साल
आंदोलन के लिए दे रहे हैं और अगले साल से मैं अपनी पीएचडी लिंग्विस्टिक में शुरू करने जा रही हूँ। एक बात ये है कि आप इतने दिन से वहां पे है, घर वाले कुछ बोलते नहीं है, करियर का प्रेशर होता है, इस उम्र के बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने की परेशानी होती है। हम जैसे महाराष्ट्र के बच्चे, मैं जब आपसे मिला था तभी मैंने आपको बोला था कि आपके करियर का क्या है, वाकई में घर का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर? जी, शुरुआत में जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछले 2 ढाई साल से स्टूडेंट एक्टिविज़्म में हूँ। शुरुआत में मुझे भी ऐसी बहुत सारी समस्या आई थी। हेलो, कैन यू लिसन मी? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ जी। मेरी वीडियो इधर से पॉज़ हो गई है इसलिए मैं नहीं पूछ रही नहीं, हूँ। आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, बोलिए। जी। शुरुआत में तो सभी माँ-बाप को ऐसा आस होता है कि हमने आपको पढ़ाया है और आपको नौकरी भी करनी चाहिए। लेकिन उनको भी समझाना पड़ता है, ये कम्युनिकेशन उनके साथ करना पड़ता है कि ये समाज की लड़ाई है, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो आप जानते होंगे, सब लोग जानते हैं इस बारे में कि पंजाब जो है, वो इक्वल टू एग्रीकल्चर कि हम पंजाब को एग्रीकल्चर के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारा पूरा कल्चर, हमारी पूरी भाषा, हमारे रीति-रिवाज, ये सब खेती पे निर्भर करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि खेती हमारी एक्सिस्टेंस है। तो जब हमारी एक्सिस्टेंस पे बात आएगी, तो बगावत करना, तो संघर्ष करना, लड़ाई करना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है और हम उसी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। मुझे पता है कि जीने के लिए कमाना भी पड़ेगा, हम वो भी कमा लेंगे, लेकिन जब आपकी एक्सिस्टेंस ही नहीं रहेगी, आपकी पहचान ही खत्म करने की कोई बात करेगा, तो आप चुप नहीं रह सकते हैं। बस यही मंशा से मैं इस लड़ाई में हूँ। मुझे पता है कि मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, मैं उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरने की कोशिश करूँगी, लेकिन इस साल उनको भी मेरे साथ ये समझौता करना पड़ा और मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि बहुत सारे लोग लड़की होने के नाते या फिर ऐसी करियर वाली उम्र होने के नाते अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं आने देते हैं, लेकिन मेरे माँ-बाप मेरी मंशा को समझने में कामयाब हुए हैं और उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक बात है, आपको डर लगता है राजद्रोह के जो नई-नई अभी बच्चों पे, युवकों पे एफआईआर दर्ज हुए हैं, इससे डर नहीं लगता कि आप पे भी कभी हो सकता है तो? जी, डर जो ये सरकार है इन्होंने 6 सालों में ये दिखा दिया है कि इनका मेन हथियार ही डराना है। ये डर की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जब लोग आपसे डरना छोड़ देते हैं, तो वो लोग आपके लिए सबसे खतरनाक बन जाते हैं। अ, क्योंकि डर के अगर हम चुप करके बैठ जाएँगे, तो हमारा तो जो वो इतिहास है, पंजाब का इतिहास सदियों से लड़ने और मरने का है। पंजाब इसीलिए जीवित है क्योंकि पंजाब लड़ता रहा है, क्योंकि पंजाब ने सिर्फ़ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर हम एक सिर्फ़ छोटे से डर की वजह से चुप करके बैठ जाएँगे, तो मुझे लगता है कि हमें पंजाबी अखवाने का पंजाबी कहे जाने का कोई हक नहीं रहेगा और दूसरी बात कि डर डर पाके आप कुछ लोगों को चुप करवा सकते हैं, लेकिन लोग जब अपनी एग्ज़िस्टेंस की बात आती है, तो लोग आपसे वाक़ई में डरना छोड़ देते हैं। हमें कोई डर नहीं लगता है, अगर हम डरते तो हम घर से ही नहीं निकलते, अब तो हम सड़कों पे आ गए हैं, आगे इन्होंने जो करना है, ये कर लें, लेकिन हमें अपना निशाना दिखाई देता है कि हमें ये कानून रद्द करवाने हैं, हमारी ये एग्ज़िस्टेंस की बात है, हमारी ये आखिरी लड़ाई होनी पड़ेगी। अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तो इसके बाद कोई मायने नहीं रह जाता है कि हम जिएँ या मरें क्योंकि अ, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इतिहास किन लोगों का लिखा जाता है, जो इस समाज को कुछ दे के जाते हैं। आप इसीलिए एक डिफरेंट बन सकते हैं अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सरज़मीन के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर जाएँ, तो ये छोटे-मोटे देशद्रोह वाले केस या इनकी डराने की राजनीति हमें हमारी लड़ाई से पीछे नहीं कर सकती है। अमन, एक बात है, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो इस संघर्ष में आपका साथ देते होंगे। बहुत सारे लोगों पे अभी एफआईआर दर्ज किए हुए, कुछ जेलों में भी बंद है।
क्या लगता जी है कि इससे इससे डर लगता है कि आपके आजू-बाजू के जो लोग हैं, कैसा माहौल है अभी सिंघू बॉर्डर पे? जी, सिंगू बॉर्डर पे अभी नॉर्मल माहौल चल रहा है। गाँव में 10-10 लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। 10 लोग आते हैं, फिर अगले 10 लोग आते हैं। ऐसे या क्योंकि हमें पता है कि ये संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है, तो सभी का एकदम यहाँ पे बैठे रहना पॉसिबल नहीं है। लोग आ जा रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उन लोगों की बेल करवाई जा रही है जिनको 26 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बहुत सारी झूठी धाराएँ उन पे लगा दी गई थी। अब उनको छुड़वाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी कोशिशों में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल से बाहर भी लेकर आए हैं लोग और लोग आ जा रहे हैं। संघर्ष का जोश उसी तरह से बरकरार है। चाहे कि 26 जनवरी के बाद इस संघर्ष में बहुत सारे नए मुद्दे जोड़ दिए गए। कुछ जो मुद्दे सरकार शुरू से ही हमारे पर थोपने के लिए चाहवान थी मीडिया के ज़रिए, चाहे बयानों के ज़रिए कि ये लोग वक्खवादी हैं, अतवादी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं। चाहे वो छोटी-मोटी घटनाओं की वजह से वो लोग इस मुद्दे से हमें भड़काने से कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि 3 कानूनों की ही बात हम तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इनको धार्मिक रंगत देने की या अतवादी वाली रंगत देने की कोशिश की। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन लोग अब उनकी चालों को समझ चुके हैं। लोगों को पता है कि हमारा निशाना है ये 3 कानून रद्द करवाना ही है हर और हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे नहीं, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ सब पे संघर्ष पैरेलल चल रहा है। एक बात है कि सुधीर चौधरी ने आपका भी वीडियो दिखा के आपको भी खालिस्तानी दिखाने की कोशिश की थी। वो क्या पूरा वाकया क्या था? उसमें क्या कहा गया था? और असल में असलियत क्या है? जी, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि मीडिया को शुरुआत में ही ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए थी, कोई मुद्दा चाहिए था। तो मैं और मेरे साथी टिकरी बॉर्डर पे जब हम 28 नवंबर को वहाँ पे पहुँचे थे, 2 दिन तो हमें पंजाब से यहाँ आने में ही लग गए थे। तो हमारे पास डफली थी, हम लोग उस डफली को खड़का के, बजा के नारे लगा रहे थे, कुछ क्रांतिकारी गीत-संगीत बजा रहे थे। तो वो हमारी वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाते हैं और दूसरे दिन सुधीर चौधरी के जो उन उसका प्रोग्राम आता है उसमें वो कहता है कि ये देखिए ये जेएनयू छात्र संघ के विद्यार्थी हैं, जो इन भोले-भाले किसानों को नारे लगाना सिखा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना सिखा रहे हैं। उसने हमें जेएनयू के विद्यार्थी कहा। हालाँकि हम पंजाब के हैं और जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, ये लड़ाई करना, ये नारे लगाना, ये हक के लिए सड़कों पे आना, लेकिन उसने उल्टा हमें कहा कि हम इनको सिखा रहे हैं। वो उस वो उसका काम था कि उसने एक प्रोपेगेंडा के तहत हमें बदनाम करना था, लेकिन ये हमारा काम था कि हमने इस लड़ाई में लगे रहना था और हम अभी तक लगे हुए हैं, उसी डफली के साथ, उसी जोश के साथ। आप रहते कहाँ हो ये भी दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहां पे बहुत सारे अच्छे मकान होंगे, रहने के लिए सुविधा की होगी। रहने का इंतजाम कैसा है और आप कहाँ पढ़ा रही है बच्चों को? कहीं बड़ा सा रहने स्कूल तो रहने का नहीं? जी नहीं, रहने का इंतज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं यहाँ जो नेशनल हाईवे है इसके आस-पास के जो लोकल लोग हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि जब हम लोग आए थे, तो उन लोगों ने अपने मकानों के दुकानों के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे। अब मैं जिस वक़्त यहाँ बैठी हूँ, तो ये एक टाइल्स का शोरूम है, जिसको पिछले 3 महीने से खाली किया गया है। हमने शुरुआत में यहीं अपना रहना, खाना और सोना यहीं पे किया है। ये एक टाइल्स के शोरूम के मालिक ने हमें इस दे दिया है और हम इसी में सैनिटाइज़ेशन की सहूलतें ले रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चों के स्कूल की बात है, वो हमने हाईवे पे एक टेंट लगाया हुआ है और उस टेंट में हमने गद्दे लगाए हुए हैं और उसको लाइब्रेरी भी बनाया हुआ है, बहुत सारी किताबें वहाँ पे पड़ी हैं और एक साइड पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने लोगों से अपील की कि अपने फ़ेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि हम लोग यूथ फॉर स्वराज स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। लोगों ने हमारी हेल्प की और हम स्टेशनरी और किताबें लेकर आए और बच्चों को अब कंटिन्यूअसली वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और एक बात ये है कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रही है? क्योंकि
अभी तो देखा जाए तो देशभक्ति के पाठ ही पढ़ाए जाते हैं, देशभक्ति का रट्टा चला जाता है, नेताओं के भाषण में भी भारत माता की जय बोला जाता है। इसके आगे जी कुछ नहीं होता। तो इसके आगे क्या पढ़ा रही है आप, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी, मेरे पास रोज 20 से 25 बच्चे आते हैं। तो वो सब बच्चे अलग अलग मेंटल लेवल के हैं। कुछ बच्चे हैं जो अच्छी तरह से हिंदी पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र कम से कम 10 साल भी हो गई है, लेकिन वो अभी तक अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि बच्चों को ये था कि हम उन्हें पंजाबी पढ़नी सिखाएं, और हमने बहुत बच्चों को पंजाबी पढ़नी भी सिखाई है। वो बहुत उत्साह से पंजाबी पढ़ना सीखते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बीएड भी की हुई है, एक टीचर होने के नाते मैं ये बात समझती हूँ कि जब तक उनकी मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाती, तब तक कोई भी स्टडी उनके दिमाग में जाने वाली नहीं है। चाहे कि बच्चे पंजाबी सीखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये पूरा ध्यान है कि उनको पहले हिंदी सिखाया जाए, और हम उनको पहले हिंदी पढ़ा रहे हैं, उनको अक्षरों की पहचान करवा रहे हैं। इसके अलावा हम उसको बेसिक इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम उनको पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करवा रहे हैं या फिर कुछ गेम करवा रहे हैं। और एक दिन हम ऐसा रखते हैं जिसमें हम उनको सिर्फ़ पेंटिंग्स करवाते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो गाने का शौक रखते हैं, तो उनसे हम गीत सुनते हैं। और जो आप नारे की बात कर रहे हैं, बच्चे जो है देख के बहुत सीख जाते हैं। जो आंदोलन में नारे लगाए जा रहे हैं, जो आंदोलन में माँग की जा रही है, बच्चे वो सभी नारे लगाने खुद ब खुद सीख गए हैं, और बच्चों को पता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। और बच्चे ये बात भी करते हैं कि जब आप चले जाएँगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, हम आपको मिस करेंगे। और बच्चों के साथ हमारा बहुत प्यार पड़ चुका है, और जब प्यार पड़ जाता है, तो आप बातों-बातों में एक-दूसरे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और इस तरह ये शिक्षण का कार्य हमारा चल रहा है। आखिरी सवाल ये है, आपको गीतों से बड़ा लगाव जी, है, क्रांतिकारक गीतों जी, के मैंने अपने खुद आँखों से देखा है। तो उनमें से कौन-सा गीत आपको अच्छा जी। लगता है? और ज़रा सी 2 पंक्तियाँ आखिरी में। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। एक्चुअली ये बात है कि मैं वही गीत गाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। पंजाबी में बहुत सारे क्रांतिकारी गीत हैं। एक्चुअली हम लोगों का ये एम्फेसिस है कि हम लोग वही गीत गाएँ जो जिनसे लोग जल्दी जुड़ सकें। तो पंजाब के जो लोकगीत हैं, उनको हमने मॉडिफ़िकेशन करके, किसानी संघर्ष के साथ मॉडिफ़िकेशन करके उनको थोड़ा चेंज किया है, और वही गीत हम यहाँ पे गा रहे हैं। तुतक तुतक तूतियाँ, घड़ा वजदा, घड़ोली वजदी। शायद आपके जो दर्शक हैं वो मेरी बात समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि ये प्योर पंजाबी वाले गाने हैं। और इसके अलावा मैं हिंदी का एक गाना है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ये गाना है जो आंदोलन में आने वाले सभी लोग समझ लेते हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे वो कर्नाटका से आए हों, तमिलनाडु से आए हों, बंगाल से आए हों, ये सब लोग हिंदी वाला ये वाला गीत समझ लेते हैं, और इसलिए मुझे ये गीत सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। अपनी मातृभाषा के जो गीत होते हैं वो तो दिल के नेड़े होते नज़दीक होते ही हैं। एक लो चले मशाले वो गीत के 2 लाइनें खाली दर्शकों के जी, खातिर। जी, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के,
ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गाना है मैंने आपसे पूरी वो माहौल में सुना है। आपके गीतों जी का इस तरह से किसी भी आंदोलन में गीत जो होते हैं ईंधन का काम करते हैं, उस तरह से जी आपके जी गीत वहां के सिंगू बॉर्डर पे गूंजते रहते हैं। आपका काम बहुत अच्छा है, बच्चों के पढ़ाई का, देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। आपका काम आगे से अच्छा चलता रहे और आपकी जो मांगे हैं सरकार जल्दी जल्दी पूरा करे, यही शुभकामना के साथ हम यहाँ पे आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।